हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में। हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग कॉमर्स के सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रहा हम लोगों का जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, स्टैटिक्स है, तो ये मैंने क्लासें पहले ही की हुई हैं। आप लोग जाकर अच्छी तरीके से उन क्लासों को देख सकते हैं कि हमने की हुई हैं या नहीं। पहले भी मैंने आप लोगों को बिहार एस्टेट की तैयारी कराई थी और इस बार भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं कि हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर जो है अंडर हम लोगों को वेरियस हेड पढ़ने हैं। और वैसे तो हेड जो होते हैं वो मैंने बताए हुए हैं कि 5 हेड होते हैं, लेकिन हम लोगों को इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब कि वेतन से आय को हम लोगों को अच्छी तरीके से देखना है। और मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति ये आप लोगों के सिलेबस में है, तो इनको हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखना है। इनके एमसीक्यू देखने हैं। वैसे तो 5 हेड होते हैं, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय और व्यापार से आय, पूंजीगत से आय और अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ने हैं वो हम लोगों को इन 2 हेडों को अच्छी तरीके से कवर करना है। ये हम लोगों की क्लास नंबर 8 रहने वाली है। और क्लास नंबर 8 में हम लोगों का अगर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक की कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड के बारे में, तो ये टॉपिक नंबर हम लोगों का ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। एक क्लास मतलब कि इसकी पार्ट 1 जो है हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था उसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो उनके बारे में देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या बातें की हुई थी। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि सैलरी से क्या आशय है, ठीक है, सैलरी की परिभाषा क्या है। उसके बाद मैंने वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि कर मुक्त वेतन क्या है, ठीक है, और बहुत सी बातें जो मैंने पॉइंट दर पॉइंट आप लोगों को बताई थी। वेतन के विभिन्न रूप की बात करेंगे और आज हम लोगों को वेतन के विभिन्न रूप में बात करेंगे, जैसे ग्रेच्युटी है, अवकाश वेतन है, क्षतिपूर्ति है। तो ऐसे मतलब कि वेतन के और भी रूप होते हैं, उनको हम लोगों को करना होगा। तो ये हम लोगों का आज की क्लास में ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 में हम लोग यही कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में और भी बातें बताई थी कि वेतन मतलब भत्ते के बारे में बताया था कि भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और एक एक भत्ते को हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ये भी बात मैंने आप लोगों से कही थी कि भत्ते के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को अनुलाभ के बारे में बताया था कि अनुलाभ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अनुलाभ कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो ये बात मैंने बताई हुई थी, ठीक है। कटौतियों के बारे में बताया था और प्रोविडेंट फंड के प्रकार बताए थे कि प्रोविडेंट फंड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। और ये मैंने आप लोगों को कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी कराए थे, तो इनको आप लोगों ने अगर नहीं देखा है पिछली क्लास में तो आप लोग जरूर देखिए। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उनको भी समझ लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेतन में और भी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग कर्मचारी को और भी जो चीज़ें मिलती हैं उनमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ग्रेच्युटी को पढ़ने वाले हैं, वेतन पेंशन को पढ़ेंगे, ठीक है, अर्जित अवकाश वेतन को पढ़ेंगे, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति को पढ़ेंगे, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की बात करेंगे, प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि की बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग ग्रेच्युटी को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पेंशन के बारे में बताऊंगा और अर्जित अवकाश वेतन से आप लोगों को मतलब बताऊंगा। और फिर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न भी करने वाले हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न ये मैंने आप लोगों के लिए लिख कर रखे हैं उनको हम लोगों को अच्छी तरीके से करना है। ये हम लोगों को क्वेश्चन भी करने हैं। तो समय बिना खराब किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला जो है हम लोगों का जो सारांश है, जो भूमिका है आज की क्लास की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं कि जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त का मतलब सर्विस से रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है या एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करता है या फिर उसकी छटनी कर दी जाती है तो उसे नियोक्ता का मतलब यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को मालिक से। नियोक्ता का मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मालिक से। तो नियोक्ता मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसे नियोक्ता से कुछ विशेष भुगतान प्राप्त होते हैं। और वो विशेष भुगतान जो मिलते हैं और वो कौन कौन से भुगतान होते हैं, तो ग्रेच्युटी मिल सकती है, पेंशन मिलती है, अर्जित अवकाश वेतन मिल सकता है, छटनी के कारण
क्षतिपूर्ति की बात करेंगे, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर क्षतिपूर्ति की बात करेंगे, और नेक्स्ट जो लास्ट नंबर टॉपिक लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड से जो प्राप्त राशि है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रोविडेंट फंड से कितनी राशि टैक्सेबल होती है और कितनी राशि टैक्स फ्री होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की टॉपिक की, और लिखा हुआ है सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को बात करनी है ग्रेच्युटी के बारे में। ग्रेच्युटी क्या है? सबसे पहली बात जो है लिखी हुई है कि मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रेच्युटी की कर योग राशि जो है वो निर्धारित करने के लिए कर्मचारी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर जो हमें राशि मिलती है उसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं। ठीक है, अब ग्रेच्युटी में अब ये बात आती है कि कितनी राशि पर टैक्स लगेगा, कितनी राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बात अगर निर्धारित करने के लिए हम लोगों ने कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा है। अब पहले भाग में हम लोग रखते हैं सरकारी कर्मचारी को। अब सरकारी कर्मचारी कौन से होते हैं? जो सरकार में अथवा लिखा हुआ है सरकार अथवा स्थानीय सत्ता के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कोई राशि मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतः कैसी होती है? पूर्णतः क्या होती है? तो पूर्णतः वो करमुक्त होती है। सिंपल सी बात है कि अगर सरकारी कर्मचारी है तो जो उसे राशि मिलती है, ग्रेच्युटी की राशि मिलती है, वो कैसी होती है? वो पूर्णतः करमुक्त होती है। इस बात को याद रखना है। अब दूसरे इन्होंने कहा है कि एक कर्मचारी तो सरकारी हो गए, अब दूसरे कर्मचारी को इन्होंने बांटा है, दूसरे कर्मचारी को इन्होंने रखा है कहाँ पर? कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम। कौन सा है? याद रखिए, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1932 है। और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले गैर सरकारी कर्मचारी ऐसे कर्मचारी जो सरकारी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि वो प्राइवेट कर्मचारी हैं। वो कैसे कर्मचारी हैं? वो प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट संस्था के कर्मचारी है। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत अगर आते हैं प्राइवेट कर्मचारी तो एक बात इनकी बनेगी, और जो भुगतान मतलब कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं वो अलग बनेंगे। ठीक है, तो इनको हम लोगों को गैर सरकारी कर्मचारी को एक होते हैं ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, और एक ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि लिखा हुआ है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत निम्न प्रकार के कर्मचारी आते हैं। अब ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कर्मचारी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेच्युटी अधिनियम उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो किसी संगठन में, फैक्ट्री में, खान में, ऑयल फील्ड में, बंदरगाह, रेलवे अथवा किसी दुकान में प्रवीणता, अर्ध प्रवीणता अथवा गैर प्रवीणता का हस्त संबंधी, प्रबंध संबंधी, तकनीक संबंधी अथवा लिपिक संबंधी कार्य कर रहे हैं। तो वे व्यक्ति किसी प्रबंधकीय पद पर अथवा प्रशासनिक पद पर भी कार्यरत हों तो वो इसमें आते हैं, तो वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं तो देखो, सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको तो कोई राशि पर टैक्स नहीं देना है, ग्रेच्युटी की कोई राशि पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन गैर सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनको करमुक्त सीमा निर्धारित करनी होगी। अब करमुक्त सीमा कैसे निर्धारित करेंगे? तो निम्न में से जो सबसे कम राशि होगी वो क्या होगी? निम्न में से जो सबसे कम राशि होगी वो करमुक्त होगी। चलो देखते हैं, नंबर 1 में हम लोगों को क्या रखना है, नंबर 2 में क्या रखना है और नंबर 3 में हमें क्या रखना है। सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष, नौकरी अगर मान लो आपने 35 ईयर और 8 मंथ की है, 35 ईयर 8 मंथ की है अगर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नौकरी के प्रति संपूर्ण वर्ष और 6 माह से अधिक पर जिसे पूरा वर्ष माना जाएगा, सबसे अंत में प्राप्त वेतन के आधार पर 15 दिन का वेतन
मौसमी संस्थाओं की दशा में 7 दिन का वेतन। इसको याद रखना है कि मौसमी संस्थाओं की दशा में 7 दिनों का वेतन लेना है और वैसे वेतन कितने दिन का लेना है, 15 दिन का वेतन लेना है। 15 दिन का वेतन कैसे निकालेंगे उस पर भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस टेंशन फ्री रहिए और तैयारी को अपना अच्छी तरीके से सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। अगर मान लो यहाँ पर किसी कर्मचारी ने 35 ईयर और 8 मंथ काम किया है तो हम उसके जो नौकरी के वर्ष मानेंगे तो वो कितने मानेंगे, तो हम उसके नौकरी के वर्ष कितने मानेंगे, 36 वर्ष मानेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है 6 माह से अधिक अगर अंश हैं तो उसे हम क्या मानेंगे, पूरा वर्ष मानेंगे। उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम पूरा वर्ष मानेंगे। तो यहाँ पर वेतन निकालेंगे, ठीक है। उसमें से हम लोग देखेंगे अगर इन तीन में से ये तीन है, ये तीन राशियों में जो सबसे कम राशि होगी वो राशि हमारी कर मुक्त होगी, ठीक है। वो राशि हमारी क्या होगी, तो वो राशि हमारी कर मुक्त होगी। तो यहाँ पर वेतन लेना है हमें, यहाँ पर वेतन लेना है और अधिकतम राशि याद रखना है। अधिकतम राशि पूछी जाती है एमसीक्यू में कि ग्रेचुटी की अधिकतम राशि कितनी होती है, तो 20 लाख होती है। कितनी होती है, 20 लाख रुपए। और वास्तव में प्राप्त ग्रेचुटी की राशि, और वास्तव में प्राप्त हमें ग्रेचुटी की राशि, तो ये हम लोगों को लिखनी है। अब अगर हम लोग 15 दिन का अगर वेतन निकालने की बात आती है तो हम लोग 15 दिन का वेतन निकाल देते हैं। जैसे 15 दिन का वेतन निकालने के लिए हम लोगों को 15 दिन के वेतन की गणना अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या करना होगा, 15 दिन के वेतन की गणना अगर करते हैं तो 15 दिन के वेतन की गणना यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। अगर हम लोग बात करते हैं अंतिम प्राप्त वेतन, अंतिम सबसे अंतिम में जो कितना वेतन मिलता है, अंतिम प्राप्त वेतन, अंतिम प्राप्त वेतन मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 से और भाग देंगे कितने से, 26 से। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 दिन से और भाग देंगे हम लोग 26 दिन का, क्योंकि हमें 15 दिन का वेतन यहाँ पर लिखा हुआ है, 15 दिन का वेतन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एक सवाल की, और सवाल कहाँ पर करेंगे हम लोग, सवाल को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर एक सवाल लिखा हुआ है, मैंने ये सवाल लिख रखा है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते तो आप लोगों का समय ज़्यादा लगता। तो यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, उस सवाल को हम लोग अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को देखो जो भी बातें बताऊंगा, चाहे वो एमसीक्यू टाइप में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार में हो, चाहे वो आप लोगों का किसी भी प्रकार में पेपर आता हो, हम लोग अच्छी तरीके से तैयारी करने वाले हैं। बिल्कुल मतलब कि समझ के जाइए तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत केमिकल लिमिटेड में 33 वर्ष 9 माह नौकरी करने के उपरांत मिस्टर एक्स जो हैं, मिस्टर एक्स ने ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं या नहीं आते हैं ये सवाल ही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत केमिकल लिमिटेड में 33 वर्ष और 9 माह मिस्टर एक्स ने नौकरी की है और वो जो है वो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 नवंबर 2021 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। किसने, मिस्टर एक्स ने 30 नवंबर 2021 को सेवा से अवकाश ग्रहण किया। कंपनी ने उन्हें कितना रुपए दिया, ग्रेचुटी का कितना रुपए दिया, 9 लाख रुपए दिया, 9 लाख का भुगतान किया। उसका जो मासिक वेतन है अवकाश ग्रहण करने के समय, उसका मासिक वेतन अवकाश ग्रहण करने के समय 30,000 रुपये है, मासिक वेतन है। महंगाई भत्ता भी उसमें मिलता है 9,000 रुपये और मकान किराया भत्ता 4500 रुपये था। ग्रेचुटी की करमुक्त राशि ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बताना है कि ग्रेचुटी की करमुक्त राशि ज्ञात करनी है। तो हमें 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। हमें क्या मालूम होना चाहिए, सेवा के वर्ष मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 15 दिन का वेतन, 15 दिन का वेतन और भाग देंगे किसने से, भाग देंगे हम लोग 26 से, ठीक है। 15 दिन का वेतन और भाग देंगे कितने से, 26 से उसको हम भाग देंगे। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है अधिकतम राशि कितनी हो, 20 लाख हो,
और जो तीसरी शर्त है, और तीसरी शर्त की अगर हम लोग बात करते हैं, जो तीसरी शर्त है वास्तविक 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 ग्रेच्युटी की राशि, वास्तविक ग्रेच्युटी की राशि। तो ये तीन चीजें जो हैं वो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। सेवा के वर्ष, और सेवा के वर्ष हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम सेवा के वर्ष निकालते हैं तो यहाँ पर देखो 33 वर्ष और 9 माह है। तो 9 माह को हम लोग 6 माह के अगर ऊपर होते हैं तो हम लोग उसको यहाँ पर 34 वर्ष मानेंगे, 33 वर्ष और एक इसको हम 1 वर्ष मानेंगे, तो 1 वर्ष और, तो ये हम लोग सेवा के वर्ष कितने हो गए, सेवा के वर्ष हो गए 34। तो पहली बात हम लोगों ने ज्ञात कर ली है 24, और गुणा में हम 15 दिन का औसत वेतन 15 दिन का वेतन निकालेंगे। तो हम लोग 15 दिन का वेतन, अब 15 दिन का वेतन तो हम लोगों को कैसे निकालेंगे, अंतिम माह का वेतन, अंतिम माह का वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता देखो लिखा हुआ है कि वेतन से आशय में सबसे अंत में प्राप्त जो वेतन है मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता। तो यहाँ पर हम लोग महंगाई भत्ता को भी ऐड करेंगे, ठीक है, महंगाई भत्ता को भी हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो वेतन है वो 30,000 रुपये है, वेतन जो है वो 30,000 रुपये है, प्लस में महंगाई भत्ता जो है वो 9,000 है। अब आप कहेंगे कि मकान किराया भत्ता इसमें जुड़ेगा, तो मकान किराया भत्ता इसमें नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेतन की बात करते हैं तो 39 हो गया, 39 और भाग देंगे इसमें हम कितने का, 26 का, तभी तो हम लोगों का 15 दिन का वेतन निकल के आएगा। तो 15 दिन का अगर हम लोग वेतन निकालना है हमें, तो हमें इसमें कितने का भाग देना होगा, हमें इसमें भाग देना होगा 15, इसमें हम भाग देंगे, एक सेकेंड, इसमें हम पहले तो गुणा करेंगे कितने का, पहले तो गुणा करेंगे 15 का और भाग देंगे कितने का, 26 का। तो ये निकल के आएगा हम लोगों का, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये निकल के आएगा हम लोगों का 22,500। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, ये निकल के आ गया हम लोगों का 22,500। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेवा के वर्ष गुणे में 15 दिन का वेतन और बटे में 26, तो हम लोगों ने 26 यहीं पर कर लिया है, तो अब हम लोगों को नहीं करना है, तो यहाँ पर हम लोग 22,500 लिख लेंगे। तो ये जो राशि लिखेंगे तो ये राशि कितनी आएगी, 7,65,000 राशि निकल के आई। दूसरी राशि अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी शर्त क्या है, अधिकतम राशि जो है वो 20 लाख है, तो अधिकतम राशि जो है वो 20 लाख लिख लेंगे। और वास्तविक ग्रेच्युटी की राशि कितनी मिली है, तो 9 लाख मिली है। अब इन तीनों में से जो कम हो, इन तीनों में जो सबसे कम हो, तीनों में जो कम हो, तीनों में जो कम हो वह करमुक्त है। वह क्या है, तो वह करमुक्त है। तो इसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो तीनों में से कौन कम है, तो 7,65,000 जो है वो राशि हमारी करमुक्त हो जाएगी, इतनी राशि हमारी करमुक्त है। और अगर हम पूछते हैं कि टैक्सेबल कितनी है, तो 9 लाख मिल रहे हैं हमको ग्रेच्युटी के, उसमें से 7,65,000 हमारे करमुक्त हैं, तो बचे कितने, 1,35,000। तो अगर टैक्स की बात आती है तो ये टैक्सेबल है और ये टैक्स फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों इस प्रकार से हम लोग सवाल को भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम बता भी सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करा सकते हैं। लेकिन बस ये है कि क्योंकि आप लोगों के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया है। क्यों करा दिया है, क्योंकि समझ सकें आप लोग, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से आते हैं। यहाँ से अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 15 दिन का वेतन पूछा जाएगा, उसमें भाग देंगे, तो अगर हम लोग भाग देते हैं तो बहुत से लोग 30 का भाग देंगे, लेकिन आपको कितने का देना है, 26 का। अधिकतम राशि पूछी जा सकती है 20 लाख या 25 लाख या 30 लाख है, तो याद रखिए कि वो 20 लाख है, ठीक है। ग्रेच्युटी में याद रखिए अधिनियम पूछा जा सकता है 1972 है, ठीक है। ग्रेच्युटी में कौन कौन से लोग आते हैं, अधिनियम में कौन कौन से लोग नहीं आते हैं, तो वो बातें याद रखनी है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब तीसरे नंबर के कर्मचारी जो हैं, का, खा और गा, हम लोगों ने 3 भागों में कर्मचारियों को बांटा था। एक थे सरकारी कर्मचारी और एक थे हमारे ग्रेच्युटी भुगतान गैर सरकारी कर्मचारी। और ये कौन से कर्मचारी थे, जो अधिनियम के अंतर्गत आते थे, कौन थे,
अधिनियम के अंतर्गत आने वाले, अधिनियम के अंतर्गत आने वाले। और अब हम लोग कौन सी बात करेंगे? ऐसे गैर सरकारी कर्मचारी जो ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं तो वो कौन से लोग नहीं आते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे कर्मचारी रिटायर होने पर, ऐसे कर्मचारी जो रिटायर होने पर अथवा रिटायर होने से पूर्व काम के लिए असमर्थ हो जाने पर अथवा उसकी सेवा समाप्त होने पर मिली हुई ग्रेचुटी की रकम अथवा उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा को, बच्चों को अथवा आश्रितों को प्राप्त ग्रेचुटी की रकम निम्नलिखित में से सबसे कम जो राशि है वो करमुक्त होगी। हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर वही तीन है। अधिकतम राशि सेम है 20 लाख रुपए, और यहाँ पर वास्तविक ग्रेचुटी की राशि वही जो हम लोगों को जितनी मिलती है वो लिख लीजिए आप लोग, और अधिकतम राशि याद रखिए। बस यहाँ पर चेंज है कि यहाँ पर चेंज रखना है कि नौकरी के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष पर आधे माह के औसत वेतन के, अगर आधे माह की बात है तो यहाँ पर नौकरी के संपूर्ण वर्ष लेने हैं और आधे माह के औसत वेतन के आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग कोई बात नहीं है, नई नहीं है, सिर्फ इतनी बात जो है वो नई है, इसको याद रखिए और यहाँ पर इसको याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर इनको याद रखिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को हर हाल में याद रखना है, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रेचुटी के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। चाहे इस क्लास में कराऊं चाहे अगली क्लास में कराऊं। इस क्लास में तो मैं आप लोगों को भत्तों के क्वेश्चन जो हैं, जो भत्ते होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, उनके एमसीक्यू कराने वाला हूं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पेंशन के बारे में, ठीक है। पेंशन क्या है? देखो, सेवानिवृत्त होने के बाद लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी चाहे कोई भी हो, देखो सेवानिवृत्त होंगे तो सभी होंगे, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो। तो सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी जो पेंशन मिलती है वह है वेतन शीर्षक में करयोग होती है। तो याद रखिए कि पेंशन अगर पूछी जाती है तो पेंशन किस में करयोग है? तो पेंशन याद रखिए कि वेतन शीर्षक में करयोग है, वेतन शीर्षक में। वेतन शीर्षक में क्या है? तो वेतन शीर्षक में वो करयोग है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति भारत में नौकरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त होकर विदेश में रहने लगता है और नियोक्ता से पेंशन प्राप्त करता है तो ऐसी पेंशन भारत में उपार्जित मानी जाती है और निवासी या फिर अनिवासी व्यक्ति के लिए भारत में यह करयोग है। अब मान लो इन्होंने ये कहा है कि कोई व्यक्ति है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, यदि उसे पेंशन मिलती है और वो व्यक्ति जो है भारत, जैसे मान लो कि भारत में नौकरी करने के पश्चात वह विदेश में रहने लगा और विदेश में रहने लगा, लेकिन उसे पेंशन विदेश में प्राप्त होती है, लेकिन वो जो पेंशन है वो भारत में उपार्जित मानी जाती है, तो इस प्रकार से वो यहाँ पर टैक्सेबल होगी, चाहे वो निवासी की बात करें चाहे हम अनिवासी की बात करें, रेसिडेंट की या फिर नॉन रेसिडेंट्स की। तो हम लोगों के लिए वो दोनों के लिए क्या है? तो वो दोनों के लिए करयोग है, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ, इससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, पेंशन दो तरीके से मिलती है। पेंशन या तो आप लोगों को एक मुश्त मिल जाती है, या फिर पेंशन आप लोगों को कुछ राशि आप लोगों को एक मुश्त मिल जाएगी और कुछ राशि आप लोगों को हो सकता है कि महीने दर महीने मिलती हो। तो यहाँ पर इन्होंने इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। वो दो भाग इनके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक पेंशन होती है अनकम्यूटेड, ठीक है, अनकम्यूटेड फॉर मंथली पेंशन। अगर मंथली पेंशन है, याद रखिए, अगर मंथली पेंशन है, यहाँ पर लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाता है। अगर पेंशन कैसी है? मंथली। मंथली अगर पेंशन है, मंथली पेंशन है, अगर मतलब कि पेंशन जो है वो कैसे मिलती है?
यदि पेंशन प्रति माह मिलती है, ठीक है, यदि पेंशन प्रति माह मिलती है तो यहाँ पर याद रखिएगा एक बात, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय मतलब कि उस पर अगर मंथली पेंशन मिलती है तो उस पर जो टैक्स देंगे सभी कर्मचारी जो हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर वो गैर सरकारी हो, सभी लोग उस पर टैक्स देंगे। तो यहाँ पर इस बात को सभी को याद रखना है, तो वो उस पर सभी लोगों को टैक्स देना है। अब दूसरी बात क्या है उसमें भी समझ लेते हैं। अब पेंशन जो है, अगर पेंशन मंथली ना मिलकर कैसे मिलती है, इकट्ठा मिलती है, मतलब इकट्ठा का मतलब होता है यहाँ पर एक साथ मिलती है, एक साथ या फिर हम लोग कह सकते हैं उसे लमसम, ठीक है। ठीक है, तो एक साथ मिलती है या फिर उसको हम लोग, तो इसमें जो है, इसमें कर्मचारियों को, इस प्रकार के कर्मचारियों को यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको कर्मचारियों को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये कौन से एम्प्लॉय होते हैं, तो एक है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस पर कोई टैक्स नहीं देगा, तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहेगी, सारी की सारी राशि कैसी रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, सारी की सारी राशि कैसी रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो सारी की सारी राशि कैसी रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी। यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कैसा एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें भी 2 शर्तें हैं। उसमें क्या 2 शर्तें हैं, उसमें 2 शर्तें क्या हैं, उनको समझेंगे। उसमें पहली शर्त है कि उसे ग्रेच्युटी अगर मिलती है तो, कौन सी शर्त पहली है, तो ग्रेच्युटी अगर मिलती है, ग्रेच्युटी अगर मिलती है तो वो कितना देगा, तो उसका जो है 1/3 भाग एग्जेम्प्ट रहेगा। 1/3 भाग क्या रहेगा, तो 1/3 भाग उसका एग्जेम्प्ट रहेगा, पेंशन किसका, पेंशन का 1/3 भाग एग्जेम्प्ट रहेगा। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, तो पेंशन का 1/2 भाग एग्जेम्प्ट रहेगा। कितना भाग, 1/2 भाग उसका एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, इस भले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से बता दी है। एक लाइन में ये देखो, यहाँ पर लिखाने का कोई मतलब नहीं है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसको, हम लोग थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर पेंशन मंथली मिलती है तो चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो उसको टैक्स देना होगा, और अगर
जो पेंशन है वो हो सकता है कुछ हिस्सा एक साथ मिल गया हो हो सकता है कुछ हिस्सा प्रति माह मिलता हो। यदि अगर एक साथ मिलता है तो यहाँ पर एक साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो व्यक्ति कैसा है, अगर वो व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो उसको जो टैक्स है वो टैक्स नहीं देना होगा, उसको टैक्स नहीं देना होगा। और यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कैसा एम्प्लॉय है, तो यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको टैक्स, यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको टैक्स जो है वो 2 तरीके से देना होता है। यदि ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3 भाग पेंशन का एग्जेम्प्ट रहेगा, और यदि ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो 1/2 भाग एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पर पेंशन के बारे में एक एक बात मैंने बताई है। यहाँ पर जो आती है तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर बात करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहने वाला है अर्जित अवकाश वेतन। अब अर्जित अवकाश वेतन के बारे में हम लोग एक एक बात को आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है, अर्जित अवकाश वेतन में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम लोग जैसे मान लो अर्जित अवकाश मतलब कि हमसे कहा गया है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, हम आपको इतना रुपए देंगे। हो सकता है आप नौकरी छोड़ रहे हैं अपनी इच्छा से, तो यहाँ पर 2-3 शर्तें होती हैं, उनको हम लोगों को अच्छी तरीके से देखना है। एक एक बात देखो, अगर मेरे द्वारा आप लोगों को प्रयास जो है, मैंने देखो पेंशन के बारे में बताया अच्छी तरीके से, ग्रेचुटी के बारे में एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया है। अगर इसमें कोई भी अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले तो मैंने बहुत प्रयास करके आप लोगों को अच्छी तरीके से एक एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी बात छूटने नहीं पाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्जित अवकाश के बारे में लिखा हुआ है कि नौकरी में रहते हुए अर्जित अवकाश के बदले राशि लेना। यहाँ पर पहली शर्त अगर हम लोग बात करते हैं, इसको लिखा हुआ है कि ऐसी दशा में जो राशि प्राप्त होगी वह वेतन से आय शीर्षक में जोड़ी जाएगी और कोई भी कर छूट नहीं मिलेगी। यदि नौकरी में रहते हुए आप अगर अर्जित अवकाश के बदले राशि अगर लेते हैं, मतलब मिलती है, तो आपको ऐसी दशा में जो है वो वेतन शीर्षक में जोड़ी जाएगी और उस पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। मतलब आप उसमें सोचें कि आप लोगों को टैक्स में छूट मिल जाएगी, तो उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि सेवा से अवकाश या त्यागपत्र देने पर अर्जित अवकाश के बदले राशि अगर हमें मिलती है तो ये निम्न सीमा तक जो है वो करमुक्त होती है, तो उसको हम लोगों को देखना होगा। तो उसकी सीमा क्या है, यदि अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं तो ऐसी दशा में सेवा से अवकाश ग्रहण करते समय जो चाहे उम्र के आधार पर हो या किसी अन्य प्रकार से जैसे त्यागपत्र देकर केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को जमा अर्जित छुट्टी के बदले में दे नगद भुगतान की जो राशि है वो क्या होगी, करमुक्त होगी। सिंपल सी बात आप लोग ये समझ लीजिए कि यदि अर्जित अवकाश वेतन आप लोगों को मिलता है और यदि आप कैसे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपकी राशि कैसी होगी, तो याद रखिए वहाँ पर भी करमुक्त है और यहाँ पर भी कैसी है, करमुक्त है। ठीक है, हम लोगों ने अभी आप लोगों को पढ़ा था पेंशन में, तो पेंशन में मैंने बताया था कि अगर पेंशन आप लोगों को एक साथ मिलती है तो वो आपकी राशि, अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो वो आपकी राशि टैक्स फ्री होगी, एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में अगर बात करते हैं तो गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में यहाँ पर हम लोगों को देखनी है 3 बातें। जो वहाँ पर ग्रेचुटी में हम लोगों को 3 बातें देखनी पड़ी थी और यहाँ पर भी हम लोगों को 3 बातें देखनी है। अब याद रखिए यहाँ पर केंद्रीय सरकार द्वारा जो निर्धारित राशि है वो कितनी है, अर्जित अवकाश की 3 लाख रुपए कितनी है, तो याद रखिएगा कि वो राशि जो है वो कितनी है, 3 लाख है। और यहाँ पर अगर चौथी नंबर की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि वास्तविक में प्राप्त राशि, वास्तविक में प्राप्त राशि भी हम लोगों को लिखनी है। जैसे हम लोगों को वास्तव में जो लास्ट में ग्रेचुटी की भुगतान जो ग्रेचुटी मिलती है उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर बस हम लोगों को 2 बातें, इसमें एक बात एक्स्ट्रा है उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं कि अवकाश ग्रहण करने की तिथि से ठीक 10 माह पूर्व 10 माह के कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन के औसत के आधार पर अधिक से अधिक 10 माह के वेतन के बराबर राशि होनी चाहिए, अथवा
सेवा अवधि में न लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए औसत वेतन की आधार राशि होनी चाहिए। मतलब देखो, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है। ये बस ये बातें आप लोगों को याद नहीं रखनी है। जब न्यूमेरिकल अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को ये बातें याद रखनी है। बस यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि कितने महापूर्व, 10 महापूर्व, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ठीक है। राशि की अधिकतम राशि याद रखिएगा, वहाँ पर 30 लाख थी ग्रेचुटी में। पेंशन में 1/2, 1/3 है। और यहाँ पर अर्जित अवकाश में कितनी है, 3 लाख रुपए है, याद रखिएगा। ये जो बातें हैं इनको याद रखना है, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल में आएंगी काम है, तब हम लोग देखेंगे इनको काम में आएंगी। अगर आप लोगों ने, देखो ध्यान से, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो ये इनकम टैक्स की मैंने आप लोगों को जब क्लास मैंने आप लोगों को पिछली बार जब पढ़ाया था इनकम टैक्स में, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स में क्या क्या जानकारी दी थी। ये वीडियो आप लोगों के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। इनकम टैक्स में मैंने 16 क्लासें ली थी और कितनी गहराई से मैंने पढ़ाया था वेतन से आय। ये देखिएगा आप लोग, वेतन से आय की बात की थी। वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातों पर हम लोगों ने उल्लेख किया था। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको मैंने एक एक करके आप लोगों को लिख कर बताया था। और यहाँ पर देखिए कि वेतन में निम्न आय शामिल होती है: मजदूरी, कोई वार्षिक अथवा पेंशन, कोई ग्रेचुटी, कोई फीस, अनुलाभ या कमीशन, कोई अग्रिम वेतन। भत्ते के बारे में मैंने बताया था कि भत्ते 3 प्रकार के होते हैं: करयोग्य भत्ता, पूर्णतः करमुक्त भत्ता, आंशिक करमुक्त भत्ता, ठीक है। अब करयोग्य भत्ते कौन कौन से होते हैं ये मैंने बताया था, ठीक है। और पूर्णतः करमुक्त भत्ते कौन से होते हैं और आंशिक करमुक्त भत्ते कौन से होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को मकान किराया भत्ता, ठीक है, मकान किराया भत्ता, कमीशन, मनोरंजन भत्ता, ठीक है। और ये सभी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। परिवहन कर्मचारियों को विशेष भत्ते मिलते हैं, बच्चों की शिक्षा पर विशेष भत्ता मिलता है, ठीक है। छात्रावास भत्ता, जनजाति भत्ता, यातायात भत्ता, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया था, ठीक है। जनजाति भत्ता के बारे में अगर नहीं देखा है, देखो अब इसको लास्ट को अगर हम दोबारा से करते हैं तो टाइम लगेगा। ये वीडियो पहले ही अपलोडेड है, 16 वीडियो, उनको आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा अच्छी तरीके से। इनकम फ्रॉम सैलरी कम से कम 5 से 6 क्लासों में मैंने करवाई थी पिछली बार, ठीक है। और अनुलाभ के बारे में, अनुलाभ क्या होते हैं, अनुलाभ कितने प्रकार के होते हैं, इनको करिए। भारत के सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ कौन कौन से होते हैं। भारत में चिकित्सा, भारत के बाहर की बात करी थी, ठीक है। भारत में चिकित्सा सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होती हैं, तो इनकी बात की थी। अनुलाभों का मूल्यांकन के बारे में, किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं, तो अनुलाभ कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो कि रहने की, मकान की सुविधा का मूल्यांकन करना, ठीक है। और यहाँ पर मकान की सुविधा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मकान को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है, सुसज्जित मकान और असुसज्जित मकान। अब इसको ध्यान से करिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अन्य कर्मचारियों की बताई थी, होटल में रहने का स्थान की बात की थी, ठीक है। तो ये देखिए न्यूमेरिकल भी मैंने साथ ही साथ में कराई थी। कार्यस्थल पर रहने वाले रहने का मकान भत्ता, ये भी मैंने बताया था। कार की सुविधा का मूल्यांकन करना, तो ये इतनी जो है ये सभी क्लासें जो है। प्रोविडेंट फंड देखिए ध्यान से, कितना प्रोविडेंट फंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अगर इनको नहीं किया हुआ है तो इनको जरूर करिए, क्योंकि आयगत पूंजीगत के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। अगर फिर भी नहीं करना है आप लोगों को तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ तक हम लोगों ने वेतन के बारे में, यहाँ तक मैंने आप लोगों को वेतन के बारे में बताया है और ये क्लासें अपलोडेड हैं, इनको आप लोग करिए, ठीक है, ध्यान से करिए। आयगत पूंजीगत को अगर नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। देखो आयगत पूंजीगत के बारे में एक एक बात बताई थी, अच्छी तरीके से एक एक बात बताई है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी बातें आप लोगों से गलत बताई हैं, ये सही बातें सच हैं, ठीक है। और मैं जो भी करूँगा आप लोगों के लिए ही करूँगा, और पढ़ाने के लिए मैंने बहुत सी बात जो देखो यहाँ पर फंड के बारे में बता करते हैं। फंड को मैंने 1 क्लास 1.5 क्लास में अलग से बताया है। फंड मतलब कि प्रोविडेंट फंड क्या है, कौन सा फंड क्या होता है, इसमें कितनी सीमा होती है, मतलब ये सभी बातें जितनी गहराई से हो सकती थी मैंने सारी बातें बताई हैं। और अगर फिर भी कुछ अधूरी रह जाती हैं तो आप लोग बताइए, उनको भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इनको आप लोग जरूर करीजिए। इन क्लासों को आप लोग 16 क्लासें हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है पिछली बार की, इस बार की नई अलग से बनाई है। इसमें 8 क्लासें हुई हैं, उसमें 16 क्लासें हैं, उनको जरूर देखिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब बहुविकल्पीय प्रश्न की। अब बहुविकल्पीय प्रश्न इनको भी हम लोगों को करना है, ठीक है। पहले तो मैंने आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न कम ही कराए हैं। इस बार मैं आप लोगों को जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैं साथ ही साथ में कराते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है कि जनजाति क्षेत्र भत्ता और जनजाति क्षेत्र भत्ता निम्नलिखित में से कहाँ लागू होता है। जनजाति क्षेत्र भत्ता कहाँ लागू होता है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो मैंने पिछली बार क्लासें करवाई थी इनकम टैक्स में अलग से, ठीक है, इनकम टैक्स करके मैंने कराई थी।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जो जनजातीय क्षेत्र भत्ता जो है, यह छूट 200 रुपये तक 200 रुपये प्रति माह की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्वीकृत है। मतलब कि इतने राज्यों में जनजातीय क्षेत्र भत्ता 200 रुपये पूछा जाता है। जनजातीय क्षेत्र भत्ता कितना रुपये प्रति माह दिया जाता है, तो याद रखिए कि जनजातीय क्षेत्र भत्ता 200 रुपये प्रति माह की बात की जाती है। और यह छूट की सीमा, अगर हम लोग यह छूट की सीमा बात करते हैं, देखो जनजातीय क्षेत्र भत्ता तो कितना भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर छूट की बात करते हैं तो यह छूट 200 रुपये प्रति माह की है। और ये कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में ये जो है ये स्वीकृत है। ठीक है, तो यातायात भत्ता को भी याद रखिए, छात्रावास भत्ता को भी याद रखिए। ठीक है, सभी को, मतलब बच्चों की शिक्षा को भी याद रखिए। ये सभी जो हैं करवाई हुई हैं। नहीं, अगर आप लोगों ने नहीं की हैं तो इनको जरूर करिए। ठीक है, इनको क्लासों को बार बार कराने का अगर आप लोग कहते हैं दोबारा कराइए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा भी तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये मैंने पढ़ाई हुई है पहले से, और भी पढ़ा देंगे, दोबारा से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर बताना है कि जनजातीय क्षेत्र भत्ता निम्नलिखित में से कहाँ लागू होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल होता है, बिहार में भी होता है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, इन सभी में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर, अब आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, हम लोगों को कम समय में हम लोगों को ज़्यादा कंटेंट देना है आप लोगों को, इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी भी आप लोगों को करनी है। ठीक है, यही नहीं है कि आप लोग यूट्यूब चैनल्स पर, पेड बैचेस पर अगर डिपेंड हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी जरूर करिए। ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम लिखा हुआ है यहाँ पर, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि किस सीमा तक जो है वो करमुक्त है। तो याद रखिए कि किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम क्षतिपूर्ति की, याद रखिए, राशि जो है उसकी अधिकतम सीमा, उसकी किस सीमा तक करमुक्त है, यह पूछा है। तो ये मानिए कि अधिकतम ही पूछा है। ग्रेचुटी अगर पूछता या फिर अवकाश ग्रहण से पूछता तो हम लोग बात अलग है। क्षतिपूर्ति की अगर हम लोग बात करते हैं और क्षतिपूर्ति की राशि की बात करते हैं तो वो कितनी है? 5 लाख रुपए है क्षतिपूर्ति की राशि। याद रखिए कि वो कितने रुपए तक है? तो वो 5 लाख रुपए तक जो है वो हमारी करमुक्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि आवागमन भत्ता जो है, आवागमन भत्ता जो पूर्णतः अंधे करदाता कर्मचारियों को अपने आवास से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से आवास आने जाने के व्ययों की पूर्ति हेतु दिया जाता है, तो वो किस सीमा तक जो है वो करमुक्त है? तो याद रखिए कि वो जो है 800 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है, 1800 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है, 3200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है, या फिर 2600 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है कि आवागमन भत्ता जो पूर्णतः अंधे करदाता कर्मचारियों को दिया जाता है। ये भी बात मैंने बताई हुई है, एक एक बात आप लोगों को बताई हुई है, एक एक बात, कोई भी बात छूटनी नहीं है। वो कब बताई थी? मैंने पहली बार, जब वो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है तब बताई थी। आवागमन भत्ता जो पूर्णतः अंधे करदाता कर्मचारियों को अपने आवास से कार्यस्थल और कार्यस्थल से आवास आने जाने व्यय की पूर्ति हेतु दिया जाता है, तो वो किस सीमा तक करमुक्त है? तो याद रखिए कि वो जो है 3200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है। कितना रुपए? 3200 रुपये प्रति माह तक जो है वो करमुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यातायात भत्ता, और यातायात भत्ता की बात करते हैं कि यात्रा भत्ता या आंतरण भत्ता करमुक्त है भत्ते की राशि के बराबर, कर्मचारी के द्वारा किए गए व्यय के बराबर, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों में से जो कम हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। यातायात भत्ता या आंतरण भत्ता करमुक्त है, तो ये बताना है कि कितनी राशि करमुक्त है। तो याद रखिए कि भत्ते की राशि या कर्मचारियों के द्वारा किए गए व्यय, इन दोनों में से जो राशि सबसे कम हो, इन दोनों में जो राशि सबसे कम हो वो राशि हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार से राइट आंसर हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी जो दोनों में से जो सबसे कम हो। क्वेश्चन नंबर
5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करमुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करमुक्त है? महंगाई भत्ता पूर्णतः करमुक्त पूछा गया है। पूर्णतः करमुक्त भत्ते 3 ही होते हैं, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, विदेश भत्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्णतः करमुक्त भत्ते मैंने बताए हैं 3 होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करमुक्त है? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है विदेशी भत्ता। कौन सा भत्ता? विदेशी भत्ता हम लोगों का पूर्णतः करमुक्त है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने जब भत्ते के प्रकार बताए थे आप लोगों को, तो यहाँ पर करयोग भत्ते बताए थे, और मैंने दूसरे जो भत्ते बताए थे वो बताए थे पूर्णतः करमुक्त भत्ते। और पूर्णतः करमुक्त भत्ते में 3 भत्ते होते हैं, विदेशी भत्ता, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता, और संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते। संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते जो हैं वो पूर्णतः करमुक्त होते हैं। 3 ही प्रकार के बताए थे, तो इनको याद रखना है, ठीक है। आंशिक करमुक्त भत्ते कौन से होते हैं? तो ये सभी बातें मैंने बताई हुई हैं, इनको जरूर करिए, ठीक है। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि इनको जरूर कर लीजिए, बहुत सी बातें आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कोई भत्ता जो है वो पूर्णतः करमुक्त है। अब इनमें से कोई भत्ता जो है वो पूर्णतः करमुक्त पूछा गया है। तो विदेशी भत्ता तो पूर्णतः करमुक्त है, बिल्कुल सही आंसर है। यू लिखा हुआ है यूएनओ लिखा हुआ है, यूएनओ से प्राप्त भत्ता, ये भी हम लोगों का पूर्णतः करमुक्त है। या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया गया भत्ता, तो ये भी हम लोगों का पूर्णतः करमुक्त है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वही हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो भत्ता है वो पूर्णतः करमुक्त है। और करमुक्त भत्ते मैंने 3 ही बताए थे, ये तीनों आप लोगों के सामने लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, और 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भत्ता है वो पूर्णतः करयोग है। पूर्णतः करयोग, अब पहले करमुक्त थे, अब करयोग है। पूर्णतः करयोग भत्ते पूछे हैं तो महंगाई भत्ता हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है। शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता भी हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है, ठीक है। और हम लोगों का टिफिन भत्ता भी हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तभी आप लोग कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को जब आप लोग अच्छी तरीके से अपनी क्लास को, जो क्लास है उसको देखेंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से सभी बातें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 8 नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता जो है वो पूर्णतः करयोग है। पूर्णतः करयोग भत्ते कौन से होते हैं? तो चिकित्सा भत्ता हम लोगों का, मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, या फिर बच्चा शिक्षा भत्ता। बच्चा शिक्षा भत्ता पूर्णतः करयोग नहीं है, ठीक है। मनोरंजन भत्ता हम लोगों का पूछा है कि मनोरंजन भत्ता हम लोगों का पूर्णतः है, तो ये भी हम लोगों का आंशिक में आता है। मकान किराया भत्ता भी हम लोगों का आंशिक में आता है। तो चिकित्सा भत्ता हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो ये राइट आंसर है हम लोगों का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा भत्ता पूर्णतः करयोग भत्ता है? तो याद रखिए कि ये आंशिक करयोग भत्ते हैं, मतलब इनमें से कुछ सीमा इनकी करयोग होती है और कुछ सीमा इनकी टैक्सेबल नहीं होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो ये आंशिक कहे जाते हैं। तो इसमें भी आंशिक ही है और इसमें भी आंशिक ही है, तो ये तीनों एक तरीके से हो जाते हैं और ये अलग हो जाता है। ये पूर्णतः करयोग है, पूर्णतः करयोग भत्ता है, और पूर्णतः करमुक्त भत्ते मैंने बताए हैं। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता जो है वो पूर्णतः करयोग है। नौकर भत्ता हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है, ठीक है। नौकर भत्ता हम लोगों का पूर्णतः करयोग भत्ता है। गैर आवास भत्ता भी हम लोगों का पूर्णतः करयोग है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए ये सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः करयोग भत्ता है। तो नौकर भत्ता,
गैर आवास भत्ता और ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कि इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य है। पूर्णतः कर योग्य कौन से भत्ते होते हैं? अगर एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोग भत्तों को कौन से, देखो यहाँ पर कर योग्य भत्ते, और कर योग्य भत्ते कौन से? फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की बात अगर करते हैं तो ये इसका पार्ट है। ये फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस जो है ये इसका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कर योग्य भत्ते अगर पूछा जाता है, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, पूर्णतः कर योग्य भत्ते जो लिखे हुए हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, निश्चित चिकित्सा भत्ता, देखो चिकित्सा भत्ता मैंने अभी आप लोगों को बताया था, टिफिन भत्ता भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नौकर भत्ता, पर्वतीय भत्ता, वार्डन भत्ता और परियोजना भत्ता, विवाह भत्ता और ग्रामीण भत्ता, ये सभी जो है वो पूर्णतः कर योग्य भत्ते हैं, कर योग्य भत्ते हैं। अगर कर मुक्त भत्ते पूछे जाते हैं तो 3 होते हैं, और आंशिक अगर पूछे जाते हैं तो याद रखिए कि वो एक होते हैं मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता और कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते। अब कतिपय व्ययों की विशेष जो व्यय होते हैं उस हिसाब से अगर लगते हैं तो उन भत्तों को कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते कहते हैं। तो इनको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस पर। अगर हम लोग 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा भत्ता जो है वो पूर्णतः कर योग्य भत्ता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि पूर्णतः कर योग्य भत्ते कौन कौन से होते हैं, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्यूटेशन भत्ता जो है वो पूर्णतः कर योग्य भत्ता है या नहीं है। ठीक है, याद रखिए कि ये है। उसके बाद अतिरिक्त समय कार्य भत्ता जो है वो ओवर टाइम की बात करते हैं, उस पर भत्ता मिलता है, तो वो भी हम लोगों का कर योग्य भत्ता है, पूर्णतः कर योग्य भत्ता है। प्रॉक्टर भत्ता ये भी हम लोगों का पूर्णतः कर योग्य भत्ता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ बातें हम लोगों को क्वेश्चन के द्वारा ही क्लियर होंगी। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 11 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भत्ता है वो पूर्णतः कर योग्य भत्ता है। देखो मैंने इतने क्वेश्चन ले लिए हैं एक हिसाब के कि आप लोगों को अच्छी तरीके से सभी अगर नहीं भी मालूम है तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा जो भत्ता है वो पूर्णतः कर योग्य भत्ता है, तो याद रखिए कि पर्वतीय भत्ता हम लोगों का, याद रखिए कि पूर्णतः कर योग्य भत्ता है क्या, पर्वतीय भत्ता, या फिर वार्डन भत्ता, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि इसका जो सही आंसर है कि निम्न में से कौन सा जो भत्ता है वो पूर्णतः कर योग्य भत्ता है। तो वार्डन भत्ता मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसपी एजुकेशन चैनल जो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करते हैं। मैंने पूरे वीडियो में आप लोगों से कहीं नहीं कहा है कि लाइक कीजिए, अब मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, 12 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि कानपुर में रह रहे एक कर्मचारी को भुगतान किया गया और मकान किराया भत्ता कर से मुक्त है। अगर कानपुर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में रहते हैं तो केस अलग है, और अगर कानपुर में रहते हैं तो केस अलग होता है। मतलब कि दिल्ली, चेन्नई इनमें अलग होता है और बाकी की जगह पर अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कानपुर में रह रहे कर्मचारियों को भुगतान किया गया मकान किराया भत्ता कर से मुक्त है, ये बात आप लोगों को अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी वो बातें, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो वेतन का 40%, भुगतान किराया जो है माइनस करेंगे हम लोग उसमें वेतन का 10%, और भत्ते की वास्तविक राशि, तो इन तीनों में उपरोक्त ए बी तीनों में जो कम हो वो हमारा कर मुक्त होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि अगर दिल्ली में रह रहे हैं,
अगर दिल्ली में रहते हैं तो मकान किराया भत्ता कितना होता है, तो बस इतना याद रखिए कि वहाँ पर भी भुगतान किराया का ये भी वहीं पर काम आने वाला है, भत्ते की वास्तविक राशि भी काम आने वाली है। बस 40% की जगह पर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए कि इसका सही आंसर जो है वो भी हम लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेतन का कितना परसेंट है, 50% है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब उपरोक्त तीनों में से, मतलब ए, बी और सी तीनों में जो कम होगा वो हमारी राशि करमुक्त होगी मकान किराया भत्ता के केस में। अगर मकान किराया भत्ता नहीं मालूम तो क्लास देख लीजिए, ठीक है। बात करते हैं, और अगर नहीं आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि दोबारा पढ़ाइए तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स को 3 बच्चों के लिए 80 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह की दर से बच्चा शिक्षा भत्ता जो है वो 240 रुपये दिया जाता है। कर से मुक्त राशि होगी। तो कर से मुक्त राशि पूछी गई है कि कर से मुक्त राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर याद रखिए कि बच्चे कितने हैं, तो बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, और भत्ता कितना दिया जाता है, एक बच्चे को 80 रुपये प्रति माह। तो अगर 3 बच्चों के देखते हैं तो 80 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 बच्चों का देखते हैं तो 240 रुपये भत्ता मिलता है, 240 रुपये भत्ता मिलता है। लेकिन इसमें से ये पूछा गया है कि इसमें से कितनी राशि जो है वो कर से मुक्त होगी। तो याद रखिए कि बच्चों का अगर 3 बच्चे हैं तो यहाँ पर 3 बच्चों का नहीं मिलता है, कितने बच्चों का मिलता है, 2 बच्चों का मिलता है। और 2 बच्चों के हिसाब से 80 रुपये अगर एक बच्चे का मिलता है तो यहाँ पर 2 बच्चों का कितना हो गया, 160 रुपये प्रति माह, 160 रुपये प्रति माह आप लोगों का कर मुक्त होगा। तो यार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 160 रुपये प्रति माह जो है वो राशि कर मुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि छुट्टी यात्रा रियायत निम्न में से कितनी बार कर मुक्त अनुलाभ है। छुट्टी यात्रा अगर हमें दिया जाता है तो 4 वर्षों के एक समूह में 1 यात्रा, या फिर 4 वर्षों के एक समूह में 2 यात्रा, या फिर 4 वर्ष के एक समूह में 3 यात्रा, या फिर 4 वर्षों के समूह में 4 यात्रा। तो कितनी राशि जो है वो करमुक्त अनुलाभ में आएगी। तो इसका सही आंसर जो है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, मतलब कि 4 वर्षों में एक समूह में 2 यात्रा। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुलाभ के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 16 नंबर में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है वो 10,000 चिकित्सा भत्ता पाने के हकदार हैं। उन्होंने अपने उपचार पर 6,000 व्यय कर दिए हैं। तो इस मामले में कर मुक्त होगी। तो कर मुक्त राशि कितनी होगी। तो याद रखिए कि चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कैसा होता है, पूर्णतः कर योग भत्ता है, पूर्णतः कर योग भत्ता है। तो इसमें जो है कर मुक्त राशि होगी तो शून्य कर मुक्त राशि होगी, क्योंकि कोई इसमें सभी राशि पर टैक्स लगता है, तो इसमें कोई राशि पर छूट नहीं दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने में, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ज़्यादातर थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 17 में कि सभी प्रकार के कर्मचारियों को सफल वेतन में कटौती कौन सी मिलती है। सफल वेतन में कटौती कौन सी मिलती है, पेशा कर, मनोरंजन कर, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्रकार के कर्मचारियों को सफल वेतन से, सफल जो है अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जो है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी को सफल वेतन में से कौन सी कटौती स्वीकृत है। कौन सी कटौती जो है वो स्वीकृत है, पेशा कर और मनोरंजन कर दोनों जो है वो स्वीकृत हैं। तो याद रखिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, वैधानिक भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान होगा। वैधानिक भविष्य निधि में नियोक्ता का जो अंशदान है वो पूर्णतः करमुक्त है। वेतन के 12% तक करमुक्त है।
वेतन के 10% तक कर मुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैधानिक भविष्य निधि के बारे में भी मैंने बताया है। प्रोविडेंट फंड को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, कितनी राशि पर टैक्सेबल होगी, कितनी राशि टैक्सेबल नहीं होगी, कितना अंशदान नियोक्ता का होगा, कितना अंशदान जो है वो कर्मचारी का होगा, ये सारी बातें बताई हुई हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर वैधानिक भविष्य निधि में नियोक्ता का अगर अंशदान है तो वो क्या होगा, तो यहाँ पर ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान होगा तो उसमें पूर्णतः करमुक्त होगा, वेतन के 10% तक करमुक्त होगा, वेतन के 12% तक करमुक्त होगा। तो इसका भी सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन, ना कि ए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान होगा तो पूर्णतः कर मुक्त होगा, पूर्णतः करयोग्य होगा, ना तो करमुक्त और ना ही करयोग्य होगा। तो याद रखिए कि अप्रमाणित अगर भविष्य निधि है तो अप्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कैसा होगा, ना तो करमुक्त होगा ना ही करयोग्य होगा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो ना तो करमुक्त और ना ही करयोग्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास आप लोगों की लेने वाला हूँ। बहुत ही जल्द आप लोगों की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास आप लोगों की रहने वाली है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग पहले से ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, क्योंकि मैं आप लोगों की बिहार स्टेट की अच्छी तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार की बात करें, चाहे हम लोग झारखंड की बात करें, चाहे हम लोग यूपी की बात करें। यूपी में भी आप लोगों को जुलाई में एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यूपी की तैयारी करते हैं बच्चे तो यूपी में जो 2022 में वैकेंसी आई थी, हो सकता है आप लोगों को 2022 में जो वैकेंसी आई थी उनका पेपर जो है 2024 में आप लोगों को देखने को मिले। कब मिले, जुलाई में देखने को मिल सकता है। कोई कंफर्म नहीं है कि इसी तारीख मतलब जुलाई में होगा ही, हो सकता है मतलब। ठीक है, तो इस अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।